Hello students. After studying the lens maker's formula, we have to finish a very small topic, that is your linear magnification of the lens. Clear? The magnification topic is not new for you. It is already studied by you in the class 10. And you know about the linear magnification, जिसको सिंपली आपने किस नाम से पढ़ रखा है? ये मैग्निफिकेशन के नाम से पढ़ रखा है. ये बात समझ में आ रहा है? सो यहाँ पर व्हाट इज द मैग्निफिकेशन? तो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. ये बात समझ में आ रहा है? हाइट ऑफ इमेज टू द क्या होता है आपका? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है. ठीक. तो यहाँ पर क्या किया, मैंने कोई भी एक लेंस ले लिया, दैट इज योर कॉन्वेक्स लेंस. उसके लिए एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा. ऑब्जेक्ट की इमेज देखना चाहता हूँ कहाँ पर बन रही है. तो उससे मैंने एक रेस कैसी भेजी? प्रिंसिपल एक्सिस के पहले, और दूसरी कहाँ से भेज दी? उसकी ऑप्टिकल सेंटर से. दोनों रेस का बिहेवियर अपन पढ़ चुके हैं. यहाँ दोनों रेस कट कर रही है, तो सपोज यहाँ पर क्या बन रही है आपकी? इमेज बन रही है. ये बात समझ में आ रही है? यहाँ पर क्या बन गई आपकी इमेज? ये आपकी बन गई. डन. फिर इसके बाद क्या हुआ आपका ये कि सपोज जो ऑब्जेक्ट रखा था उसकी ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस कितनी थी? यू थी. उसकी हाइट कितनी थी? एस थी. जो इमेज बन रही उसकी ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस कितनी? वी है. और हाइट कितनी यहाँ पर आपकी? ये एच डैश. ये बात समझ में आ रही है? सो यहाँ पर करना क्या है ये कि चूंकि मैग्निफिकेशन इज व्हाट? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. और एज द नेम फ्रॉम द मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन इज व्हाट? मैग्निफिकेशन टेल्स अबाउट द कंपेरिजन बिटवीन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट टू द हाइट ऑफ इमेज. ये बात समझ में आ रहा है? कैसे होता है ये सब देखते हैं. सो यहाँ पर हाइट ऑफ इमेज कितनी थी यहाँ पर? ये दैट इज जो डिनोटेड बाय एच डैश. तो हाइट ऑफ इमेज कितनी यहाँ पर? एच डैश है. और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है आपकी यहाँ पर? ये तो दैट इज योर एच. ये बात समझ में आ रही है? इट्स द मैग्निफिकेशन, दैट इज योर एच डैश अपॉन कितना हो जाएगा आपका? ये एच हो जाएगा. ये बात समझ में आ रही इतनी. अब इसके बाद थोड़ा सा इसकी वैल्यू को मैं और कैलकुलेट करना पड़ता है. इट इज सेट टू योर इक्वेशन नंबर क्या हो गई? सपोज ये 1 हो गई. ये बात समझ में आ रही. अब अगर यहाँ पर जाएंगे हम, तो वी हैव टू ट्रायंगल्स ओवर देयर, टू राइट एंगल ट्रायंगल्स ओवर देयर. द फर्स्ट राइट एंगल ट्रायंगल इज योर ABO and the next right angle triangle is your A dash B dash. ये बात समझ में आ रही है? In this problem we have two right angle triangle. कौन कौन से आपका? ये that is your triangle ABO. और दूसरा ट्रायंगल कौन सा है आपका? ये A dash B dash O. और I am saying that both the triangles are your similar triangle. ये बात समझ में आ रही है? Then when the triangles become similar, what is the condition for similarity of the triangle? ये बात समझ में आ रही है? तो at least two angles of ट्रायंगल मस्ट भी क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए. अगर ट्रायंगल के दो एंगल सेम है तो वो ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? सिमिलर है. और व्हाट इज द बेनिफिट फॉर बिकमिंग द ट्रायंगल टू बी सिमिलर? वी कैन टेक द साइड रेशियो ऑफ द ट्रायंगल्स. ये बात समझ में आ रही है? सो यहाँ पर चेक करते हैं ये. Here the one angle is how much? 90 degree in this triangle, and in this triangle again the one angle is how much? That is your 90 degree. In this triangle अगर ये एंगल आपका थीटा है, तो in this triangle ये एंगल भी कितना होगा? थीटा होगा. तो the two angle of the both the triangles are वैसे और what? They are your same. That's why they are your similar triangle. और अगर ये similar triangle है तो we can go for the side ratio. ये बात समझ में आ रही है? तो साइड्स का रेशियो ले सकते हैं. तो साइड्स का रेशियो कैसे लेंगे अपन ये? तो देखो यहाँ पर OB डैश डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? OB हो जाएगा ये. तो यहाँ पर देखो ध्यान से क्या करना है हमको ये, दैट इज योर, ऐसे करते हैं ये AB डैश डिवाइड बाई AB, A डैश B डैश डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? AB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? OB डैश डिवाइड बाई कितना हो जाएगा आपका? ये OB हो जाएगा. ये बात समझ में आ रहा? कोई प्रॉब्लम इसमें? ये हमने क्या पाई है कि इक्वेशन पाई है. कैसे पाई है? जब ट्रायंगल्स को क्या किया अपन ने? सिमिलर किया है. तो ट्रायंगल्स को सिमिलर करने के बाद साइड्स के रेशियो को क्या करते हैं अपन? इक्वल करते हैं. और वो कैसे करते हैं आपने क्लास 10th में सीख रखा है. ये बात समझ में आ रही है? सिमिलरिटी शायद 9th क्लास में पढ़ाई जाती है आपको. फिर यहाँ पर देखो है कि आपका ये जो सबकी इन सबकी वैल्यूज रखनी. क्लियर? तो यहाँ पर देखोगे अगर आप, तो ये जो A डैश B डैश है इसकी वैल्यू कितनी है? A dash B dash is what? That is your H dash, but it is below the principal axis. And after applying the sign convention during putting all these value, तो अगर साइन कन्वेंशन के साथ ये वैल्यू रखेंगे तो H dash किधर की ओर? नीचे की ओर है. तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? माइनस H dash हो जाएगी. ये बात समझ में आ रही है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AB? तो AB की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? ये दैट विल बिकम योर, AB इज ऑन द लेफ्ट साइड बट ऑन द अपर साइड. ये बात समझ में आ रही है? मैंने बताया था कि जब ऑप्टिकल सेंटर से ऊपर जाते हैं चीजें प्लस होती थी. ये कितना हो जाएगा आपका? प्लस H हो जाएगा.
सिमिलरली अगर यहाँ पर OB डैश को देखा जाए तो OB डैश इज नथिंग बट it is your V, the distance of image from the optical center, and it is taken as your right side, so it is taken as your plus V. It will become how much? That will become plus V. And the last one is your OB. So OB is what? The distance of object from the optical center, and since it is left side the optical center, that is taken as your negative, so that is taken as your minus U. अगर इन सब की वैल्यूज को अपन यहाँ पर पुट करेंगे देन हाउ व्हाट वी गेट, तो अगर सबकी वैल्यूज को पुट करते हैं तो ए डैश बी डैश की वैल्यू कितनी यहाँ पर ये माइनस एच डैश है, ए बी की वैल्यू कितनी यहाँ पर एच है, ओ बी डैश की वैल्यू कितनी आपकी वी है, और यहाँ पर ओ बी की वैल्यू कितनी आपकी माइनस यू। ये बात समझ में आ रहा है? दोनों तरफ से माइनस माइनस साइन कैंसिल होगा, यू विल गेट एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू हाउ मच? दैट इज योर वी अपॉन यू, एंड इट विल बिकम योर इक्वेशन नंबर सेकंड। From equation first, magnification is the ratio of h dash upon h, and from this diagram you are getting the value of h dash upon h, which is equal to how much? It's your v upon u. So from equation first and second, magnification will become how much? That is your v upon u. So here we are writing that is your from equation first and क्या हो जाएगा आपका ये second हो जाएगा ये, तो then magnification will become how much? h dash upon h is equal to क्या हो जाएगा आपका ये v डिवाइड बाई u हो जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है? ये कोई प्रॉब्लम इसमें? ये इट्स अबाउट द मैग्निफिकेशन। डन। इसमें एक आध दो चीजें और है मैग्निफिकेशन में कि मैग्निफिकेशन की वैल्यू से क्या फर्क पड़ता है, तो इसको अभी हम देखते हैं आगे। ठीक है, हाँ। सो हियर आर द सम पॉइंट्स रिगार्डिंग द मैग्निफिकेशन। द केस फर्स्ट वन इज योर, we have studied about the magnification as m is equal to h dash upon h, which is further equal to how much? That is your v upon u। ये बात समझ में आ रहा है? सो अगर यहाँ से अपन मैग्निफिकेशन को देखते हैं, थोड़ा सा ये देखते हैं कि जो m की वैल्यू है, m की 3 वैल्यूज पर डिसीजन अपना रखते हैं ये कि अगर m की वैल्यू 1 से ज़्यादा हुई तो क्या होगा, और अगर m की वैल्यू 1 से कम हुई तो क्या होगा, और अगर m की वैल्यू कितनी हो गई? 1 ही हो गई तो कितना होगा। ये बात समझ में आ रहा है? सो यहाँ पर है क्या हिसाब किताब आपका ये कि अगर m की वैल्यू 1 से क्या होती? ज़्यादा होती, m इज ग्रेटर देन 1, m की जगह कितना रख सकते हो आप? h डैश अपॉन h, तो h डैश अपॉन h इज ग्रेटर देन कितना हो गया? 1 हो गया। इसको इधर भेज दिया तो h डैश इज ग्रेटर देन h। इसका मतलब ये द केस इन विच हाइट ऑफ इमेज इज मोर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये बात समझ में आ रहा है? वहां पर m की वैल्यू हमेशा क्या होगी? 1 से ज़्यादा होगी। क्लियर? ध्यान समझना ही। आप रे डायग्राम बनाते हो, ऑब्जेक्ट की हाइट आप सेम रखो और ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करोगे तो इमेज की पोजीशन के साथ साथ इमेज की हाइट भी क्या होती है? आपकी चेंज होती जाती है। ये बात समझ में आ रहा है? बस एम हमें क्या बताता है कि भाई लीनियर मैग्निफिकेशन का मतलब अगर ऑब्जेक्ट की लेंथ इतनी है तो इमेज की लेंथ कितनी हो, इन दोनों का क्या है आपका ये रेशियो। सो यहाँ पर बता क्या रहा है आपका ये कि अगर m की वैल्यू 1 से ज्यादा हुई तो इमेज कैसी बनेगी? आपकी एनलार्ज इमेज बनेगी। ये बात समझ में आ रहा? मतलब हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसको आप एनलार्ज कंडीशन बोलते हैं। क्लियर? और यहाँ पर अगर m की वैल्यू 1 से कम हो गई तो h डैश अपॉन h इज लेस देन 1, h डैश इज लेस देन h। इन दिस केस इमेज इज गोइंग टू बी स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, और जिसके लिए आप वर्ड यूज करते हो डिमिनिश्ड। ये बात समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम इसमें? एंड द लास्ट केस इज व्हाट, अगर इमेज इज m इज इक्वल टू 1 हो जाएगा ये, तो दैट इज योर h डैश अपॉन h इज इक्वल टू 1, तो h डैश इज इक्वल टू h। मतलब इन दिस केस इमेज हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और ये केस केवल एक ही जगह मिलता है जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये बात समझ में आ रही है? जब भी ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा होगा तो उस केस में हाइट ऑफ इमेज हमेशा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की क्या रहेगी? आपकी ये सेम रहेगी। ठीक है, अब अगर इसको हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से हटाते हैं ये, फिर इसके बाद एक और पैरामीटर होता है ये तो भाई m की वैल्यूज थी जो ऑब्जेक्ट को सेट करने के लिए रखी गई आपकी ये कि भाई m की वैल्यूज अगर 1 से बड़ी है, 1 से कम है या 1 के इक्वल है तो क्या होगा। ये बात समझ में आ रही है? ऐसा भी हो सकता है कि m की वैल्यू जैसे कि क्या होती? v अपॉन u होती। ये बात समझ में आ रही है? तो नॉर्मली सपोज अगर हम ये वाला लेंस लेते हैं तो इस लेंस में ऑब्जेक्ट इधर रखते हैं और इमेज हमेशा इधर बनती। इसके 5 केसेस से बनती है। मैंने कहा था इसका रे डायग्राम ड्रॉ करना, लेकिन आप लोगों के पास इतनी फुर्सत नहीं कि आप लोग ऑप्टिक्स की नोट्स बना के सेंड कर सको। यहाँ सर ये इतना मैंने बना लिया। खूब आराम करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब भी तुम्हें रिवीजन चाहिए होगा तो मुझे ही मेहनत नहीं करनी है, मैं बताऊंगा जाके वीडियोस देखना, और जब एग्जाम आ जाए तो आराम से आप वीडियोस देखते रहें। ठीक है, सो यहाँ पर देखो है कि आपका ये कि सपोज अगर ये वाला लेंस होता है, ये ऑब्जेक्ट होता है, तो इधर क्या बनती है? आपकी इमेज बनती है। मतलब मैक्सिमम केसेस में इसमें जो है ऑब्जेक्ट किधर होता है? लेफ्ट साइड, और इमेज किधर होती है? आपकी ये राइट साइड होती है। ये बात समझ में आ रहा है?
और ऑब्जेक्ट हमेशा ही लेफ्ट साइड होगा, चाहे कोई भी लेंस हो चाहे कोई भी मिरर हो यहाँ पर ही। तो अगर ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड पे होगा तो u की वैल्यू हमेशा कितनी होगी आपकी, -u। अब v अगर राइट साइड बनता है तो ये +b हो जाएगा, और लेफ्ट साइड बनता है तो क्या हो जाएगा, -b हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है। तो इसमें एक केस आपने पढ़ रखा है कि अगर इस लेंस में ऑब्जेक्ट अगर आपका फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा होता है तो इमेज कहाँ बनती है आपकी है, इमेज इधर ही बनती है और वर्चुअल इमेज बनती है। ये बात समझ में आ रही है, आपने ये केस पढ़ रखा है। इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, तो उसकी इमेज कैसी रहेगी, आपकी वर्चुअल इमेज बनेगी। और वर्चुअल इमेज किधर बनती है इस केस में, लेफ्ट साइड। और ध्यान से रखना, ये वर्चुअल इमेज की जो डायरेक्शन होती है वो सेम होती है ऑब्जेक्ट डायरेक्शन। मतलब अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा है तो वर्चुअल इमेज भी किधर बनेगी, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही बनेगी। ये बात समझ में आ रहा है, डन। तो अब यहाँ पर देखते हैं ये कि अगर ये आपका लेंस है तो सपोज इधर रखा हुआ है तो यू की वैल्यू तो हमेशा कैसी आपकी है, नेगेटिव है ही। अगर आपका वी भी क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। ये बात समझ में आ रही है, यू तो नेगेटिव था, वी भी क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। एम इज इक्वल टू कितना आ गया आपका, वी अपॉन यू। भाई वी पॉजिटिव है, यू पॉजिटिव, तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव कितना आ गया, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब 0 से बड़ा, तो इसका मतलब एम की वैल्यू 0 से बड़ी है। तो कैसी इमेज है आपकी, वर्चुअल इमेज। अगर एम की वैल्यू पॉजिटिव दे रखा है तो इसका मतलब किस इमेज की बात कर रहा है आपकी, वो वर्चुअल इमेज की बात कर रहा है। और यहाँ पर देखेंगे ये एम इज इक्वल टू कितना होता है आपका, वी अपॉन यू। और अगर कहीं इमेज राइट साइड बन गई इस लेंस के कारण, जो कि रियल इमेज कहलाती है, तो राइट साइड बनेगी तो v की जगह कितना रखेंगे आप, पॉजिटिव रखेंगे, और u की जगह -u रखेंगे। तो ऊपर एक कौन सा साइन आएगा, प्लस, नीचे एक माइनस साइन। तो ओवरऑल ये कौन सा साइन हो जाएगा आपका, ये नेगेटिव हो जाएगा। और नेगेटिव का मतलब यहाँ पर क्या हो गया आपका, लेस देन 0। और लेस देन 0 का मतलब क्या बनी यहाँ पर, ये रियल इमेज बनी। तो अगर मैग्निफिकेशन लेंस के केसेस में अगर प्लस दिया है तो इमेज कैसी बन रही है आपकी, ये रियल बन रही, वर्चुअल बन रही है। और अगर वो नेगेटिव दिया है तो रियल कैसी, वो इमेज कैसी बन रही है आपकी, ये वर्चुअल बन रही है। ये बात समझ में आ रहा है ये। तो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं। ओके, और नेक्स्ट टॉपिक इज योर पावर ऑफ द लेंस। क्लियर। तो पावर ऑफ द लेंस, मोस्ट ऑफ द पर्सन नोज अबाउट द पावर ऑफ द लेंस। अगर आपसे सिंपल में पूछूंगा तो यू टोल्ड अबाउट द दैट्स द पावर ऑफ द लेंस इज नथिंग बट इट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। ये बात समझ में आ रहा है, क्लास 10 की बहुत ही पैक्ड डेफिनेशन थी कि पावर इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। ये बात समझ में आ रही है। फोकल लेंथ को अगर अपन मीटर में रखते थे, क्लियर, अगर इसको अपन मीटर में रखते थे तो इसकी यूनिट क्या आती थी आपकी पावर की, 1 की कोई यूनिट नहीं होगी। फोकस की यूनिट क्या हो जाएगी, m हो जाएगी। ये तो 1/m आती थी, जिसको क्या बोलते थे अपन, ये दैट इज योर डायोप्टर। ये बात समझ में आ रहा है, जिसको क्या बोलते थे अपन, डायोप्टर बोलते थे। ये बात समझ में आ रहा, डन। तो यहाँ पर ये जो पावर है, इस फार्मूले को देखना है बेसिकली ये फार्मूला कहाँ से आया। कुछ अच्छे अजम्पशंस के साथ इस फार्मूले को हम अच्छे से क्या कर सकेंगे, यहाँ पर देख सकेंगे ये। तो सबसे पहले देखना है कि ये फार्मूला यहाँ पर कितना आया, ये बात समझ में आ रही है। तो अब यहाँ पर ध्यान से समझना ये कि व्हाट इज पावर। क्लियर। सो सपोज मेरे पास एक लेंस है, 2 लेंस है, सेम साइज के डबल लेंसेज है बिल्कुल, बस दोनों का ग्लास का मटेरियल डिफरेंट है, बाकी दोनों की रेडियस ऑफ कर्वेचर, साइज, शेप सब कुछ क्या आपका सेम है। और ये आपकी रही क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। ये बात समझ में आ रही है। जब दोनों लेंस अगर आपके प्रिंसिपल एक्सिस पर इस तरीके से दिख रहा है आपका ये, क्लियर, और इस लेंस पर मैंने 2 रेस भेजी, फर्स्ट रे ये और सेकंड रे क्या भेजी इस तरीके से। इस पर भी सेम डिस्टेंस सेम हाइट पर 2 रेस भेजी मैंने, फर्स्ट और क्या भेज दी आपकी ये सेकंड भेज दी। ये बात समझ में आ रही है। इस ए लेंस ने, और ये बी लेंस है, ए लेंस ने रेस को क्या कर दिया, यहाँ पर आकर ये फोकस कर दिया। ये बात समझ में आ रही है, देखो ध्यान से। और इसने क्या किया, रेस को ले आके यहां पर फोकस कर दी। ये बात समझ में आ रही है। अब मैं तुमसे पूछूं कौन सा लेंस ज्यादा पावरफुल है, कौन सा लेंस ज्यादा पावरफुल है। भाई दोनों लेंस रेजेस को क्या कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं अलग अलग पॉइंट पर, और दोनों सेम टाइप के लेंस है, उस ग्लास का मटेरियल दोनों का क्या आपका चेंज है। ये बात समझ, इसके लिए देखो ध्यान से, अगर लेंस नहीं होता तो रेस कैसे जा रही होती, सीधे जा रही होती। अगर लेंस नहीं होता तो रेस कैसे जा रही होती, सीधे जा रही होती। तो रेस को लेंस ने क्या किया, बेंड कर दिया। रेस को क्या किया, बेंड कर दिया। यहाँ कितने डिग्री किया, तो सपोज मैं लिख देता हूँ 45 डिग्री। मुझे ये पता है कि यहाँ का एंगल ज्यादा और यहाँ का एंगल कम है। यहाँ कितना डिग्री किया इसने, ये सपोज ये कितना किया 30 डिग्री किया।
ये लेंस ऐसा है जो रेस को कितने डिग्री पर बेंड कर रहा है, 45 डिग्री पर। ये लेंस ऐसा है जो रेस को कितने डिग्री पर बेंड कर रहा है, 30 डिग्री पर बेंड कर रहा है। ज्यादा पावरफुल लेंस कौन सा है? लेंस का मतलब अगर कॉन्वेक्स है तो उसको कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। जो लेंस जितना ज्यादा रेस को कन्वर्ज करेगा वो लेंस उतना ही ज्यादा क्या होता है आपका, पावरफुल होता है। तो सबसे ज्यादा पावरफुल लेंस कौन सा है आपका, यहाँ पर ये है, क्योंकि यहाँ पर इसने इसको ज्यादा क्या कर दिया, कन्वर्ज कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान समझना है कि पावर के लिए हमें ये देखना पड़ता है। पावर को बताने के लिए मैंने यहाँ पर क्या देखा, इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। ये बात समझ में आ रहा है? एंगल ऑफ डेविएशन का मतलब क्या है भाई, ओरिजिनल पाथ ये था, अपने ओरिजिनल पाथ से कितना डिग्री डेविएट हो गए। ये बात समझ में आ रहा है? ओरिजिनल पाथ ये था, ओरिजिनल पाथ से कितना डिग्री क्या हो गया आपको, ये डेविएट हो गया, तो दैट इज सेड टू बी योर एंगल ऑफ डेविएशन। सिमिलरली यहाँ पर एंगल ऑफ डेविएशन, इस एंगल ऑफ डेविएशन की हेल्प से अपन ने लेंस के बारे में कई ढेर सारी प्रिडिक्शन कर दी। अपन ने कहा ये ज्यादा है, ये ज्यादा पावरफुल लेंस है, ये कम है, ये कम पावरफुल लेंस है। जिसका एंगल ऑफ डेविएशन ज्यादा होगा वो रेस लेंस के पास में जाकर मिलेंगी। ये बात समझ में आ रहा, मतलब उसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी आपकी, एफ हो जाएगी। जिसका कम होगा वो रेस जो है लेंस से दूर जाकर मिलेंगी, मतलब उसकी फोकल लेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। तो आप क्या कह रहे हो यहाँ पर कि इसकी पावर ज्यादा है लेकिन फोकल लेंथ क्या है, कम है। फिर यहाँ पर क्या कह रहे हो आप, ये कि इसकी पावर कम है लेकिन फोकल लेंथ क्या है आपकी, ये ज्यादा है। इतनी बात समझ में आ रही, कोई प्रॉब्लम इसमें? तो यहाँ पर देखोगे तो इन दोनों डायग्राम से तुम्हें एक चीज समझ में आ रही होगी कि जो पावर और फोकस है वो एक दूसरे की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब देखो, अगर फर्स्ट डायग्राम में तो अगर आपकी पावर ज़्यादा है तो फोकस कम है, क्योंकि रेस पहले जाके मीट करेंगी, ज़्यादा कन्वर्ज हो चुकी हैं। और सेकंड डायग्राम में जाओगे तो पावर कम है तो फोकस वहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये ज़्यादा हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? तो कुल मिला के इस तरीके से है ये। तो इसका मतलब क्या है, ध्यान समझना। लेंस हमें क्या बताता है, पावर, इट इज डिफाइंड एज द कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग कैपेसिटी ऑफ द लेंस। कि रेस को लेंस कितना ज्यादा कन्वर्ज कर रहा है, कितना ज्यादा डाइवर्ज कर रहा है, ये लेंस की कौन बताती है, उसकी पावर बताती है। पावर ज्यादा होगी तो कन्वर्जन ज्यादा होगा, पावर कम होगी तो कन्वर्जन भी क्या होगा आपका, कम होगा। ये बात समझ में आ रही? तो सपोज यहाँ पर क्या है, अपन ने एक कॉन्वेक्स लेंस ले लिया और इस कॉन्वेक्स लेंस की प्रिंसिपल एक्सिस से एच हाइट पर एक रेस थी जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही थी। अगर ये लेंस नहीं होता तो रेस कैसी जा रही होती, बिल्कुल सीधे जा रही होती। क्योंकि ये लेंस था तो इसने रेस को क्या कर दिया, अपने ओरिजिनल पाथ से कन्वर्ज कर दिया। ये यहाँ जो डेल्टा बनाया मैंने, ये जो डेल है बेसिकली, इस डेल को बोल रहा हूँ एंगल ऑफ डेविएशन। मतलब रेज अपने ओरिजिनल पाथ से कितना यहाँ पर क्या हुई है आपकी, डेविएट हुई है। ये बात समझ में आ रही है? और जिस पॉइंट पर जाएंगी रेज, उस पॉइंट की वहां से ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस किसके इक्वल हो जाएगी, फोकल लेंथ के इक्वल हो जाएगी। क्योंकि रेस कैसी प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल, कहां से होकर पास होंगी, फोकस से होकर पास होंगी। ये बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पर हमको बताना है पावर कितनी होगी, इस लेंस की पावर को कैलकुलेट करना है। तो पावर का मतलब मैंने क्या बताया था, वो एंगल ऑफ डेविएशन। भाई उसी की हेल्प से आप बता रहे थे कि पावरफुल है कि नहीं। ये बात समझ में आ रहा है? तो एक तरीके से डेल ही यहाँ पर क्या है आपकी, ये पावर। ये बात समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम इसमें? डन। तो अगर ये डेल है तो ये रे और ये लाइन पैरेलल है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा आपका, ये डेल हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम इसमें? ठीक। अब यहाँ पर अगर आप इस ट्रायंगल को देखो, ये ठीक है, अगर आप इस ट्रायंगल को यहाँ पर ये देखते हो तो इस ट्रायंगल में क्या करते हैं, ध्यान से देखो। ये इन ट्रायंगल AOF अगर मैं निकालूं यहाँ से tan डेल इज इक्वल टू कितना होगा, तो tan डेल इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये कितना हो जाएगा, AO डिवाइड बाई कितना हो जाएगा आपका, ये OF हो जाएगा। अब जब परपेंडिकुलर है तो उसकी वैल्यू कितनी है, H, और इसकी वैल्यू कितनी, बेस की वैल्यू आपकी है F। ये बात समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम इसमें? डन। अब यहाँ पर ये कहा जाता है कि इफ डेल इज वेरी स्मॉल, अगर डेल यहाँ पर कैसा है आपका, ये बहुत ही स्मॉल है। क्लियर? तो अगर डेल बहुत ही स्मॉल है तो tan डेल किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, ये डेल में कन्वर्ट हो जाएगा। मैंने कहा था कि tan और sin एक ऐसे एंगल होते हैं जिनका एंगल स्मॉल होने पर वो अपने आप को छोड़कर भाग जाते हैं। तो यहाँ से डेल की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, H अपॉन कितनी आ गई आपकी, ये F आ गई। ये बात समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम इसमें? अब यहाँ पर ध्यान से सुनो, ये कहा जाता है कि ये ही एक अजम्पशन है जिसको ध्यान से देखना है। अगर H की वैल्यू 1 मीटर हो जाए, ये बात समझ में आ रहा, अगर H की वैल्यू कितनी हो जाए, 1 मीटर हो जाए, तो उस केस में जो एंगल ऑफ डेविएशन मिलता है इसको लेंस की क्या बोल देते हैं अपन, पावर बोल देते हैं। ध्यान समझना, अगर H की वैल्यू 1 मीटर हो जाए तो उस केस में जो एंगल ऑफ डेविएशन मिलता है उसको क्या बोल देते हैं, इसकी अपन पावर बोल देते हैं।
तो अगर इन दोनों को एक साथ अगर अपन यहाँ पर यूज करेंगे तो डेल की जगह आप P लिख सकते हो, बशर्ते H की जगह 1 लिखा और नीचे कितना आ जाएगा, F आ जाएगा. सो इट विल बिकम पावर विच इज द रेसिप्रोकल ऑफ व्हाट, दैट इज योर फोकल लेंथ. ये बात समझ में आ रहा है. इसका मतलब पावर इज व्हाट, पावर of any lens is defined as that angle of deviation which is obtained by lens when the rays are 1 meter distance from the principal axis of the lens. ये बात समझ में आ रही है. जब जब रेस प्रिंसिपल एक्सिस से 1 मीटर की क्या होंगी, डिस्टेंस पर होंगी, तब उस केस में अगर एंगल ऑफ डेविएशन जो है क्या कहलाएगा आपका, ये पावर कहलाएगा. ठीक, तो खैर छोड़ो, ये डेविएशन वगैरह भी नहीं पूछा जाता है, ये बस इतना ध्यान रखना. पावर इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, और पावर की यूनिट मैं आपको बता ही चुका हूँ. ये इसकी यूनिट क्या होती है आपकी, ये दैट इज योर डायोप्टर होती है, और इसको कैपिटल डी से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं. इसकी यूनिट को डायोप्टर आप तभी लिखोगे जब फोकस किस में दिया हो, मीटर में दिया हो. अगर ये सेंटीमीटर या मिलीमीटर में रखा है तो इसकी यूनिट डायोप्टर नहीं होगी. ये बात समझ में आ रही है. अब ध्यान से देखना कि आपने दो तरीके के लेंस पढ़ रखे हैं. एक जो लेंस पढ़ रखा है वो कौन सा लेंस पढ़ रखा है आपने, ये दैट इज योर कॉन्वेक्स, और दूसरा कौन सा लेंस आपको पता है, दैट इज योर कॉनकेव. ये बात समझ में आ रही है. अब आपको पता है कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कैसी होती है, पॉजिटिव, और कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ कैसी होती है आपकी, ये नेगेटिव होती है. तो अगर कोई कभी भी कॉन्वेक्स लेंस की पावर निकालोगे तो पावर इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई क्या, फोकल लेंथ है, और फोकल लेंथ अगर प्लस है तो पावर भी कैसी हो जाएगी आपकी, पॉजिटिव. और अगर कॉनकेव लेंस है तो पावर यहाँ पर कितना हो जाएगा आपको, 1/f, और f अगर यहाँ पर नेगेटिव है तो पावर कैसी आ जाएगी आपकी, नेगेटिव. ध्यान से देखना. ये इसका मतलब क्या है कि आपने अगर कुछ लोग ग्लासेस यूज करते हो, चश्मा यूज करते हो आप लोग, तो किसी की चश्मे की पावर प्लस में होती है, किसी की चश्मे की पावर किस में होती है आपकी, ये माइनस में होती है. तो वो हमें कौन बताता है, वो हमें लेंस की क्या कौन बताती है आपकी, ये पावर बताती है. ये बात समझ में आ रहा है. अगर वो प्लस का है तो कॉन्वेक्स लेंस का, और अगर वो माइनस का है तो कौन सा लेंस है आपका, ये कॉनकेव लेंस है. तो अगला डेरिवेशन जो करने जा रहे हैं इसको देखते हैं. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है. ओके, इट इज सेड टू बी द इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ फिजिक्स बिकॉज यहाँ से न्यूमेरिकल्स आपके पूछे जाते हैं. दिस टॉपिक इज योर कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज. ये बात समझ में आ रही है. कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज, टू थिन लेंसेज ने, कितने भी लेंसेज आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, कंबाइन कर सकते हो. मतलब क्या, ध्यान समझ लो. एक लेंस ये है, दूसरे लेंस को क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया. बगल में एक थर्ड लेंस रख दिया, फोर्थ. इस तरह से आप इनफाइनाइट लेंस को एक साथ क्या कर सकते हो, कंबाइन कर सकते हो. ये बात समझ में आ रही है. सो यहाँ पर मैंने दो लेंसेज को क्या करके रखा है, ये कंबाइन करके रखा है. जब कंबाइन करके रखा है तो सपोज ऑब्जेक्ट कहाँ पर था, कहीं ओ पर था, तो दोनों ने मिलकर इसकी इमेज कहाँ पर बनाई, कहीं आई पर बनाई. तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस इन दोनों का ऑप्टिकल सेंटर कहाँ पर कहलाएगा, जहाँ पर इन दोनों का क्या होगा, मिड पॉइंट होगा. तो मिड पॉइंट कहाँ पर है आपका, यहाँ पर है, तो वहीं पर क्या हो जाएगा, इनका ऑप्टिकल सेंटर हो जाएगा. तो ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस कितनी है ऑब्जेक्ट की, u. ऑप्टिकल सेंटर से इमेज की डिस्टेंस कितनी यहाँ पर ऑब्जेक्ट की है, v. ये बात समझ में आ रही है. सो यहाँ पर हो क्या जाएगा आपका, ध्यान से देखो. ये हाँ, ये आपको फर्स्ट लेंस है, ये आपका सेकंड लेंस, दैट इज योर लेंस L1, दैट इज योर लेंस L2. L1 की जो फोकल लेंथ है वो कितनी है आपकी, f1, और इसकी जो फोकल लेंथ है वो कितनी है आपकी यहाँ पर, ये f2 है. दोनों की फोकल लेंथ भी क्या है आपकी, डिफरेंट. ये बात समझ में आ रही है. तो अपन ब्रेक करते हैं. जैसे लेंस मेकर्स फार्मूले में एक लेंस से अपन ने ऑब्जेक्ट लिया था और एक इमेज बनाई थी. फिर उसके बाद उस डायग्राम को अपन ने क्या किया था, ब्रेक किया था. और जब ब्रेक किया था तो ब्रेक करने के बाद ये देखा था कि भैया फर्स्ट सरफेस के बाद इमेज कहाँ बनेगी, सेकंड सरफेस के बाद इमेज कहाँ बनेगी. और वहाँ पर एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट निकल के आया था कि भाई फर्स्ट सरफेस से जो इमेज बनेगी सेकंड सरफेस के लिए किसका वर्क करेगी, आपकी ऑब्जेक्ट का वर्क करेगी. तो यहाँ भी अगर मैंने दो लेंस रखे और दोनों लेंसेज से कंबाइंड इमेज कहाँ पर बन रही है आपकी, आई पर बन रही है. जिसका मतलब सबसे पहले रेस फर्स्ट लेंस के पास जाएंगी, फिर फर्स्ट लेंस वाली रेस किसके पास जाएंगी, सेकंड लेंस के पास जाएगी. जिसका मतलब फर्स्ट लेंस से बनने वाली इमेज सेकंड लेंस के लिए किसका वर्क करेगी, ऑब्जेक्ट का वर्क करेगी. तो इस डायग्राम को अपन क्या करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेक करके लिखते हैं. मतलब अपन ये देखना चाहते हैं सबसे पहले रेस किस लेंस के पास जाएगी. तो सबसे पहले रेस किस लेंस के पास जाएगी, आपकी L1 के पास जाएगी. अब L1 के लिए ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा है. अब ये ऑप्टिकल सेंटर, चूंकि लेंसेज बहुत थिन है तो ऑप्टिकल सेंटर कहीं भी इधर उधर शिफ्ट हो सकता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर आ गया ऑप्टिकल सेंटर आ गया. ऑब्जेक्ट वहीं पर है. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अभी भी L1 से किस डिस्टेंस पर है, u डिस्टेंस पर है. और यहाँ से एक रेस जाएगी किस पे, L1 पर जाएगी. तो जब दोनों लेंस कन्वर्जिंग थे तो दोनों ने रेस को कन्वर्ज किया, तो कहां पर कन्वर्ज किया, आई पर कन्वर्ज किया. लेकिन जब अकेला कन्वर्ज करेगा तो इस पॉइंट से थोड़ा कहीं आगे कन्वर्ज करेगा, क्योंकि अकेला ये थोड़ा सा क्या हो चुका है आपका, ये
कमजोर हो चुका है। ये बात समझ में आ रही है। तो इसने रेस को क्या किया, कन्वर्ज किया। तो कहां पर कन्वर्ज किया, वही सेम पॉइंट लेंस मेकर्स फार्मूला वाला आई डैश पर, जिसकी डिस्टेंस यहाँ पर कितनी हो गई आपकी है, दैट इज योर वी डैश हो गई। ये बात समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम इसमें? ये ओवरऑल कंबाइंड लेंसेज का डायग्राम था। इस डायग्राम को अपन ब्रेक कर रहे हैं और देखना चाह रहे हैं कि रेस कहाँ से निकली और किस लेंस के पास गई और कैसे ये इमेज यहाँ पर बनी। क्लियर? सो यहाँ पर दैट इज योर, जिसको पहले भी नाम दिया था अपन ने, ये डायग्राम ए, और इसको क्या नाम दिया आपने, ये डायग्राम बी नाम दे दिया। ये बात समझ में आ रही है। और इस लेंस की फोकल लेंथ कितनी है आपकी, f1 है। फिर इसके बाद इस लेंस से ये जो रेस निकलेगी फर्स्ट लेंस से जाने वाली रेस ही किसके पास जाएगी, सेकंड लेंस के पास जाएगी। तो सेकंड लेंस को ये रहेगा कि उसके पास ये वाली रेज आ रही है, उसे पता ही नहीं रहेगा कि ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पर रखा हुआ। तो उसके लिए ऑब्जेक्ट का बिहेवियर कौन करेगा, आई डैश करेगा। तो अगर अपन इसका सेकंड डायग्राम बनाते हैं तो सेकंड डायग्राम कुछ इस तरीके से होगा आपको। ये अगर ये आपका लेंस है और ये है, तो इस लेंस पर ये वाली रेज जा रही, कौन वाली रेज, जिनको अगर मीट कराया जाए तो कहां पर जाकर मीट करेंगे आपकी, आई डैश पर। इसका मतलब सेकंड लेंस को रहेगा कि मेरे पास ये वाली रेज आ रही, लेंस L2 है, फोकल लेंथ f2 और ऑप्टिकल सेंटर कहां पर, इस पे ये, दैट इज योर P पॉइंट पर। ये बात समझ में आ रही है। तो ये इस रेज को और कन्वर्ज कर देगा और फाइनली इमेज कहां पर बना देगा आपको, ये आई डैश पर बना देगा ये। तो दैट इज योर आई पर इमेज बना दिया और फाइनल इमेज की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, v है, और इसकी जो डिस्टेंस है लेंस से कितनी है आपकी है, दैट इज योर v डैश। अगर मैं पूछूं कि सेकंड डायग्राम के लिए डायग्राम नंबर बी है, ये डायग्राम नंबर क्या आपका सी है, डायग्राम नंबर बी के लिए ऑब्जेक्ट कहां पर है, योर आंसर इज यू, और इमेज कहां पर है आपका ये वी डैश। फिर पूछो थर्ड डायग्राम के लिए ऑब्जेक्ट कहां पर है, तो आपको वी डैश पर और इमेज कहां बन रहा, वी पर। उसी कंसेप्ट का यूज करते हुए कि फर्स्ट लेंस से बना हुआ इमेज सेकंड लेंस के लिए किसका वर्क करेगा, आपका ये ऑब्जेक्ट का वर्क करेगा, और वही यहां पर क्या हो रहा है आपका ये हो रहा है। ये बात समझ में आ रही है, क्लियर? तो अपन पहले डायग्राम में क्या है कि दोनों लेंस मिलकर यू ऑब्जेक्ट की इमेज कहां बना रहे हैं, बी पर बना रहे हैं। तो सपोज दोनों लेंस की जो कंबाइंड फोकल लेंस है, भाई इंडिविजुअल तो f1 और f2 है, मैंने कहा दोनों ही एक ही लेंस है, तो कंबाइंड फोकल लेंस मैंने कितनी कर दी इसकी, है दैट इज योर f कर दी। ये बात समझ में आ रहा? भाई f1 और f2 फोकल लेंथ थी, मैंने कहा नहीं दोनों की जो कंबाइंड फोकल लेंथ है वो कितनी, f है, और इसी कंबाइंड फोकल लेंथ को हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना। ये बात समझ में आ रहा? फार्मूला आपको पता है, क्लास 10th में यूज कर रखे हो, 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 करके कोई एक फार्मूला था इस तरीके से। ये बात समझ में आ रही है? तो आपने क्या, ये देखो ध्यान से, ये ध्यान से सुनो। आप जानते हो कि जो लेंस फार्मूला होता है ये, क्लियर, वी नो दैट लेंस फार्मूला क्या होता है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f होता है। ये बात समझ में आ रही है? ये अपन ने अप्लाई किया इसके लिए, किसके लिए, इसके लिए। कैसे भाई, इसकी कंबाइंड फोकल लेंथ कितनी हो गई यहाँ पर आपकी है, दैट इज योर f हो गई है, ठीक। इसकी इमेज कहाँ बन रही है, v पर बन रही है, और ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, u। बिना साइन कन्वेंशन के चल रहा हूँ, कोई इशू नहीं है इस डेरिवेशन में। आप साइन कन्वेंशन यूज करो ना करो, रिजल्ट क्या आता है आपका बिल्कुल सेम आता है। तो साइन कन्वेंशन का हेडेक आप क्यों लोगे जब जरूरत ही इसकी नहीं है। तो ये यहाँ पर क्या हो गया, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू कितना हो गया आपको, 1/f हो गया। कितना समझ में आ रहा है? फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, ध्यान समझना। ये हो गया किसके लिए हो गया, फॉर डायग्राम 1, फॉर डायग्राम ए के लिए हो गया। अब ध्यान समझना ही इस फॉर्मूले को कैसे यूज करते हैं। तो कैसे यूज करते हैं, 1/image माइनस 1/ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 1/फोकल लेंथ। अगर इसी को हमें यूज करना हो किसके लिए आपका ये, दैट इज जो डायग्राम बी के लिए यूज करना हो, तो इसकी इमेज कहां पर है आपकी, ये वी डैश पर, ऑब्जेक्ट कहां पर है, यू पर। तो ये डायग्राम कितना आ जाएगा, 1/image माइनस 1/ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 1/फोकल लेंथ हो जाएगा। अगर इसी फॉर्मूले को यूज करना हो किसके लिए, आपको डायग्राम सी के लिए यूज करना हो, तो इसकी इमेज कहां पर है, वी पर है, इसका ऑब्जेक्ट कहां पर है, वी डैश पर। ये कितना हो जाएगा, 1/v माइनस 1/v डैश इज इक्वल टू 1/ कितना हो जाएगा आपका, ये f2 हो जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम इसमें? ये डन। तो यहाँ पर कितना, ये इन सबको क्या करते हैं अपन, हटाते हैं। हमारे पास दो इक्वेशन आ चुकी, बेसिकली वी हैव 3 इक्वेशन, द इक्वेशन नंबर फर्स्ट, द इक्वेशन नंबर सेकंड एंड द इक्वेशन नंबर क्या आपकी है, थर्ड। ये बात समझ में आ रही है? इक्वेशन नंबर सेकंड और थर्ड को अगर आप देखो तो इन दोनों को ऐड करना है, तो सेकंड प्लस कितना हो जाएगा, थर्ड, और इन दोनों को जब आप ऐड करोगे देखोगे 1/v डैश से 1/v डैश क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा, और कितना बचेगा, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। ये बचेगा 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f1 प्लस कितना बचेगा, 1/f2। और 1/v माइनस 1/u किसके इक्वल थी,
1/f की, और f की आती है इन दोनों लेंस की कंबाइंड फोकल लेंथ। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 हो जाएगा। मतलब क्या है ये कि अगर आपके पास टू थिन लेंसेज हैं और दोनों अगर कॉम्बिनेशन में रखे हुए हैं, तो कोई आपसे सिंगल सा क्वेश्चन केवल इतना करे कि भाई मैं दोनों लेंस को हटाकर एक सिंगल लेंस रखना चाहता हूँ, उसकी कंबाइंड फोकल लेंथ कितनी होगी, तो उसकी कंबाइंड फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल उन दोनों लेंसेज की इंडिविजुअल फोकल लेंथ के रेसिप्रोकल के सम की क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। और इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हो, यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। ये बात समझ में आ रहा? तो फोकल लेंथ का कौन सा सम होता है, रेसिप्रोकल्स का सम होता है। क्लियर? अब अगर देखो ध्यान से, अगर इस लेंस की पावर P1 होती और इस लेंस की पावर P2 होती और कंबाइंड पावर को अगर मैं P बोल देता, तो क्या होता? ध्यान से सुनो, 1/f क्या है, कंबाइंड फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल क्या कहलाती है, पावर। 1/f क्या हो जाएगी, कंबाइंड पावर हो जाएगी। 1/f1 कितना हो जाएगा, P1 हो जाएगा, और 1/f2 कितना हो जाएगा आपका, ये P2 हो जाएगा। मतलब अगर दो तीन लेंसेज एक दूसरे के कांटेक्ट में रखे हैं, तो जो कंबाइंड पावर होती है दोनों की इंडिविजुअल पावर्स की सम की क्या होती है, इक्वल होती है। और ये केस केवल दो लेंस का नहीं है, अगर इस तरीके की इनफाइनाइट लेंस भी रखे होंगे तो प्लस P3 प्लस कितना करते जाओगे आप, P4, और यहाँ पर भी प्लस कितना करते जाओगे आप, इस तरीके से करते जाओगे। इसका मतलब जो कंबाइंड फोकल लेंथ होती है उस वो रेसिप्रोकल्स के सम के इक्वल होती है, जो पावर होती है वो डायरेक्ट अलजेब्रिक सम की इक्वल होती है। और एक बात और देखते हैं, ये सपोज इसकी मैग्निफिकेशन M1 है और इसकी मैग्निफिकेशन कितनी आपकी है, M2 है। भाई दो लेंस है, पहले की मैग्निफिकेशन M1 है, दूसरे की मैग्निफिकेशन M2 है, और कंबाइंड मैग्निफिकेशन कितनी आपकी है, M है। तो ये कहा जाता है कि जो कंबाइंड मैग्निफिकेशन होती है ये सारे लेंसेज की इंडिविजुअल मैग्निफिकेशन के प्रोडक्ट के इक्वल होती है। ये बात समझ में आ रही है? इसको मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, ये इसको आप मुझे फिलहाल ग्रुप में सेंड करके भेजोगे कि ऐसा मैंने क्यों कहा। ये बात समझ में आ रहा है, और समझ में आना भी चाहिए आपको ये, ठीक है। तो तीन चीजें देखी कि कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज में कंबाइंड फोकल लेंथ कितनी होगी, कंबाइंड पावर कितनी होगी, और कंबाइंड मैग्निफिकेशन कितना होगा आपका ये। तो कंबाइंड फोकल लेंथ कितना होता है आपका, रेसिप्रोकल्स का सम होता है। कंबाइंड पावर कितना होता है, डायरेक्टली आपका अलजेब्रिक सम होता है। और कंबाइंड मैग्निफिकेशन कितना होता है आपका, ये उन सबके प्रोडक्ट के क्या होता है आपके, ये इक्वल होता है। ये बात समझ में आ रही है? इस वीडियो को यहीं स्टॉप कर रहा हूँ। लेंस पोर्शन आपका कंप्लीटली 100% क्या हो चुका है आपका, ये कवर हो चुका है। नेक्स्ट टर्न पे हमें क्या लगाने हैं, इसके न्यूमेरिकल्स लगाने। ये बात समझ में आ रहा है ये? ओके, थैंक यू।